हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। इंडियन पॉलिटी के तहत जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, आज उसका हम देखेंगे भाग 3, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नागरिकता से रिलेटेड, और इसी के साथ साथ मूल अधिकारों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पॉलिटी हम कैसे कंप्लीट करते हैं आपको आइडिया होगा ही। पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उस टॉपिक के साथ साथ अगले दिन या अगले लेक्चर में उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी तीसरी क्लास है इससे रिलेटेड। तो पुरानी क्लास अभी आप ज़रूर देखें, पहले टॉपिक वाइज क्लास देखें, जो 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं, और उसके बाद ही एमसीक्यू सीरीज ज़रूर लगाएं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। टेलीग्राम चैनल हमारा उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन के नाम से ही है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम से ही आप हमारे लेक्चर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल। तो जल्दी से इनके आंसर भी बताते रहेंगे। तो पहला सवाल है, भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या एक राज्य इकाई? भारत एक है, तो अनुच्छेदों में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। 4 ऑप्शन है, राज्यों का संघ, एकात्म विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या चौथा ऑप्शन है संघीय राज्य। तो राइट आंसर है इसका राज्यों का संघ। ये तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, और जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही है उसको भी ज़रूर देखें। उसके 4 वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हम अजय रावत जी से रिलेटेड पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, और चंदवंश हमारा चल रहा है, उसका दूसरा भाग देखेंगे हम कल। अगला देखते हैं तीसरा सवाल, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, या इनमें से कोई नहीं? ये तो हम देख चुके हैं, तो राज्यों का संघ। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, यूपीपीसीएस में पूछा गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956 या 1961? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या लोकसभा अध्यक्ष से? 5वां सवाल, तो राइट आंसर है इसका संसद। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य विधानमंडल, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को? छठा सवाल है, तो राइट आंसर है संसद। 6 सवाल हमारे समाप्त होते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की? 7वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, या संसद? 8वां सवाल, राइट आंसर है संसद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था, या क्षेत्रीय परिषद? तो 90वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है संसद। लगातार सीरीज फॉलो करते रहिए, आपके सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो जाने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, या त्रावणकोर? 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। अगले सवाल की तरफ। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार बलदेव सिंह? 11वां सवाल, राइट आंसर है सरदार पटेल जी, भारत के लौह पुरुष। अगला सवाल, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बीपी मेनन, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और के मुंशी? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 1, 2, 3 या 4? तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला सवाल, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, 30, 27 या 28? 14वें सवाल का राइट आंसर है 28 सही जवाब है। ये ऑप्शन सेम हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951, 1954, 1956 या 1962? तो राइट आंसर है 1956। 16वां सवाल देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956, 1952, 1950 या 1951? तो राइट आंसर है 1956। अगला सवाल, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? राइट आंसर आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला सवाल, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किन की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है जाग्यार श्रीरामुलु, आदित्यन श्रीरामुलु, पोत्ती श्रीरामुलु या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पोट्टा श्रीरामुलु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वां सवाल, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? हमारा 19वां सवाल है। ऑप्शन हमारे फजल अली, के एम पणियक्कर, एच एन कुंजरू या पी श्रीरामुलु। राइट आंसर है फजल अली आयोग। अगला सवाल देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1953? आज का 20वां सवाल है हमारा। एंड द राइट आंसर इज 1953। ये गठन होने से पहले हमारा आंध्र प्रदेश बन चुका था। अगला सवाल देखते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, एमपी छांगला, एच एन कुंजरू या गुलजारी लाल नंदाजी। एंड द राइट आंसर इज फजल अली। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? काफी महत्वपूर्ण सवाल। 22वां सवाल, 1950, 1952, 1956 या 1959? तो राइट आंसर है 1956। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या कार्यक्रम हुआ था? 17 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य या 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य या 6 संघ राज्य क्षेत्र बने या 15 राज्य और 9 संघ राज्य बने? तो इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य और 9 संघ राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24वां सवाल, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 24वां सवाल, तो उसका राइट आंसर है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये वाला 25वां सवाल भी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। भारत में इस समय शामिल है तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, यानी नागरिकता से रिलेटेड जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 से 11। अगला सवाल, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार
किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11? नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। तो तीसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। अगला सवाल, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार आप नागरिकता धारण नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या विदेशी से मित्रता करने पर। तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला सवाल, छठा सवाल, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। तो छठे सवाल का राइट आंसर है राज्य की सदस्यता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11? तो सातवें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नागरिकता के लोप होने का, लोप माने समाप्त होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो आठवां सवाल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसका राइट आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? इसका एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है या एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो नागरिकता कैसे खो सकता है व्यक्ति, हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। 10वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11वां सवाल देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या सभी से? तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की पहली अनुसूची में या संसद के विविध अधिनियमों में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त रहा हो। तो इसमें से कौन से कथन बिल्कुल सही होने वाले हैं? 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन बिल्कुल सही, तीसरा कथन बिल्कुल सही और चौथा कथन भी बिल्कुल सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी या उपरोक्त सही सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 14वें सवाल का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? एंड द राइट आंसर इज 7 वर्ष। अगला सवाल, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950
15 अगस्त 1950। तो राइट आंसर है संविधान स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, या उपरोक्त सभी? 17वां सवाल काफी महत्वपूर्ण। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपरोक्त सभी? 18वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951 या 1952? तो राइट आंसर है 1949, क्योंकि संविधान का कुछ हिस्सा इसी दिन लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपरोक्त सभी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ नागरिकता से रिलेटेड हमारे सवाल समाप्त होते हैं। तो अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा टॉपिक, यानी मूल अधिकार। इन टॉपिकों को हम डिटेल में पहले ही समझ चुके हैं। 3 क्लास हमारी ऑलरेडी थ्योरी वाली हो चुकी हैं, आप ज़रूर देखें उन क्लास को, बहुत फ़ायदा होगा आपको। उन क्लास को अगर आपने समझ लिया तो यहाँ ये एमसीक्यू बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये एमसीक्यू बिल्कुल टाइम पास वाले नहीं हैं, ये सारे पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इनके आंसर आपने देने हैं। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इनकी। तो स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा टॉपिक। तो पहला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ये भाग 3 में वर्णित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों से रिलेटेड? अगला सवाल, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? भारत, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो राइट आंसर है इसका अमेरिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 15 से 39 या अनुच्छेद 16 से 40? तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित बताया? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, जो कि हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड है। अगला सवाल, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं? तो छठे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो इसका राइट आंसर है 24। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो 8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या 9? तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 10वें सवाल में ये तो स्टार्टिंग से ही थे, यानी संविधान लागू होने के समय से ही थे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। यानी इन्हें लागू कराने के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी न्यायालय हमारी मदद कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? 13वां सवाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 13 सवाल हमारे हो चुके हैं।
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज संसद द्वारा। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 16वां सवाल, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है? तो 16वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन या संविधान में उल्लंघन से संरक्षण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। 18वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? राइट आंसर है न्यायपालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल। प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? सवाल हम देख चुके हैं। राइट आंसर हमारे राष्ट्रपति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर संसद। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना? तो 21वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 21 सवाल हमारे हो चुके हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति, संसद, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम व उच्च न्यायालय को? तो 22वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल भी हम देख चुके हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? 23वां सवाल, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो कौन सा कूट यानी कौन सा ऑप्शन सही होने वाले, ये हमने बताना है। 24वां सवाल हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 17 से 21? तो 25वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या 17? 26वां सवाल, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16 या अनुच्छेद 14 व 16? 27वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, 13, 14 या 15? 28वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 17 या 18? 29वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? 16, 17, 18 या 19? ये तो हम देख ही चुके हैं।
अनुच्छेद 17। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? 32वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? आज का 33वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार? 34वां सवाल काफी महत्वपूर्ण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 19? 35वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य व धर्मनिरपेक्षता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 4 और 5। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े तो आप प्रबंधन कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? काफी महत्वपूर्ण सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है? 38वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? ये सवाल तो हम पिछले सवाल में ही आंसर कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 के 1 का अ। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 10, 8, 6 या 4? काफी महत्वपूर्ण सवाल, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30? 41वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को या उपरोक्त सभी को? तो राइट आंसर है केवल भारतीय नागरिकों को। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल न्याय कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? 43वां सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ें हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। पहले थ्योरी वाली यानी टॉपिक वाइज क्लास लें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, 20, 21 या 22? 44वां सवाल, राइट आंसर आर्टिकल 19 का। अगला सवाल, निम्न में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? 45वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला सवाल देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा? 46वां सवाल,
काफी महत्वपूर्ण, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चार हमारे ऑप्शन है। राइट आंसर है हड़ताल पर जाने का अधिकार, और यह हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। किस हाईकोर्ट ने आदेश दिया, आप लिख के जरूर बताएं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं? काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, यानी हमें बताना है, कुछ हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 49वां सवाल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। यानी किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 50वां सवाल, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? 50वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सभी बिल्कुल सही हैं। अंतिम 20 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? 51वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो इसका सही जवाब है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित यानी बिना रोके स्वतंत्रता। इसको तो रोका जा सकता है अगर देश विरोधी अगर आप बात करेंगे तो। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23 और 24। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यदि बच्चों का शोषण करने से रोकता है ये, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 24। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? काफी महत्वपूर्ण सवाल, 14 वर्ष से कम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो या 20 वर्ष हो। 55वें सवाल का राइट आंसर है 14 वर्ष हो। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। कितने समय के अंतर्गत उसे उपस्थित करना होता है? तो 24 घंटे के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं, 14 वर्ष तक से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यह भी हमने पढ़ा भी था। राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है जो। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल, इसको डिटेल में हम परसों वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो क्लास जरूर देखें आप, उसके बाद ही एमसीक्यू लगाएं। तो 58वें सवाल का आर्टिकल हमारा 20 बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम सवालों की तरफ अग्रसर होते हुए हम, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 59वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, यानी ये सारे अधिकार जो हमें दिए गए बिल्कुल सही हैं। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? महत्वपूर्ण सवाल, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 25 से 30। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है ये, तो इसका राइट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार या धार्मिक निकायों का
लोगों की धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। 62वां सवाल आज का इस टॉपिक का, तो उसका राइट आंसर है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्यों का समाज सुधारक विधि लाने का बिल्कुल अधिकार, यानी ऑप्शन बिल्कुल ए सही होने वाला है। अंतिम 8 सवाल बचे हैं हमारे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? 63वां सवाल राइट आंसर है आर्टिकल 25, जिसमें हमें धर्म से आधारित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला सवाल, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ये सवाल हम ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है तीनों हमारे बिल्कुल। स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, जनता की सदाचार बुरा असर न पड़े और लोक व्यवस्था पर बुरा असर न पड़े, तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी जा सकती है, यानी प्रबंधन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका उल्लंघन होगा तो आपको रोका जा सकता है। अगला सवाल, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? 65वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 29 और 30। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 30। अगला सवाल देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 25। सिखों को कृपाण धारण करना भी इसी के तहत था, ये ऊपर बता चुका हूं मैं आपको। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, काफी महत्वपूर्ण सवाल। संविधान की आत्मा भी कहा था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल। आपात स्थिति की घोषणा बिल्कुल सही, सेना सदस्यों के संबंध में बिल्कुल सही, जब सैनिक विधि लागू हो बिल्कुल सही जवाब। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता, किसी एक न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना? काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिट। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण? तो राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध या परमादेश? 74वां सवाल आज का अंतिम सवाल, 124वां सवाल देखते हुए आज का हम, तो इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास का अंत होता है। तो पॉलिटी की हमारी 3 टॉपिक वाइज क्लास भी आ चुकी हैं, उन तीनों क्लास के हम MCQ भी देख चुके हैं। तो इन क्लासों को भी आप ज़रूर सपोर्ट करें, जिस प्रकार आप हमारी अजय रावत की जो क्लास चल रही है हमारी उत्तराखंड का इतिहास, तो उसी के साथ साथ इन टॉपिकों को भी ज़रूर देखें आप। तो उत्तराखंड और हिंदी तो हमने कंप्लीट करना ही करना है अच्छे तरीके से, तो GS वाले सब्जेक्ट को भी करते हुए चलना है, तभी हमारे सब्जेक्ट कवर भी होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये सारी परीक्षाएं आपकी UK SSC को हो, UP SSC की हो, रेलवे NTPC की कोई परीक्षा हो, रेलवे ग्रुप D की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में जिनमें GK पूछी जाती है तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारी क्लास इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन करी है कि पहले हम टॉपिक देखते हैं, टॉपिक को बढ़िया से पढ़ते हैं, एक दिन का गैप होता है, उसके अगले दिन MCQ हम लगाते हैं। टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ उसको भी पढ़िए, खुद भी पढ़िए, फिर MCQ लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सेशन पसंद आता है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। और कल की क्लास अगर मैं आपको बताऊं, कल हम उत्तराखंड का इतिहास का जो पोर्शन हमारा चल रहा है कुमाऊं का चंद राजवंश से,
उसका पहला भाग हम देख चुके हैं, उसका दूसरा भाग हम कल देखेंगे। तो लगातार बने रहें। सेशन पसंद आते तो लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।